आदाब नाजरीन, बहुत इस्तकबाल है आपका। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आप देख रहे हैं खबर खास, और खबर खास में आज हम बात करेंगे बहुत अहम इशू यानी एनआरसी पर हो रही सियासी बयानबाजियों की। नाज़रीन, आसाम में एनआरसी का हतमी मसवदा मंजर आम पर आने के बाद इस पर सियासी बयानबाजियों का लामुतनाही सिलसिला चल पड़ा है। हालांकि मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने वाज़ेह अल्फाज में यह यकीन दहानी कराई थी कि जिन अफराद के नाम हतमी मसवदे में नहीं हैं, इन्हें मुनासिब मौका दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में मुदाखलत करते हुए ऐसे अफराद को माकूल मौका देने की बात कही है। मगर इस बीच बीजेपी की जानिब से एनआरसी के मुद्दे को उछाला जा रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में इलेक्शन जो होने वाले हैं, बीजेपी सदर अमित शाह ने गुज़िश्ता दिनों रतलाम में एक रैली के दौरान कहा कि आसाम में 40 लाख दरअंदाजों की निशानदही की गई है और इन्हें जांच के बाद मुल्क से बाहर निकाला जाएगा। शाह ने अवाम से कहा कि अगर आप मध्य प्रदेश और मरकज में बीजेपी को चुनकर इख्तिदार सौंपते हैं तो एक एक दरअंदाज को चुन चुन कर निकालने का काम बीजेपी करेगी। इस बीच हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर ने भी रियासत में एनआरसी की वकालत करके सियासी माहौल गरमाने की कोशिश की है। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर एनआरसी के इशू को अब सियासत में क्यों घसीटा जा रहा है, या आखिर सियासत इस इशू पर क्यों की जा रही है। सुरक्षा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? पीछे नहीं बोल रहे, जोर से बोलो, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मित्र, घुसपैठिए देश में जो घुसे हैं वो घुसपैठिए दिमाग की तरह देश की सुरक्षा को चाट गए। यहां बम धमाके करते हैं, गोलियां चलाते हैं, निर्दोष लोगों की हत्याएं करते हैं। घुसपैठियों को निकालने के लिए देश के प्रधानमंत्री एनआरसी लेकर आए, सिटीजन रजिस्टर लेकर आए। कांग्रेस के राहुल बाबा एंड कंपनी ने हाई तौबा मचाई। सारे सपा, बसपा, कांग्रेस, डीएमके, कम्युनिस्ट सारे छातियां पीटने लगे जैसे उनकी नानी मर गई कि मत निकालो। पूरी राज्यसभा, पूरी लोकसभा सर पे ले ली कि इनको मत निकालो। मोदी जी ये कहां जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां रहेंगे? ये सारे जो आलिया मालिया जमालिया घुसे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आसाम के अंदर एनआरसी बनाया, 40 लाख लोगों को चिन्हित किया है, उनकी जांच होकर देश के बाहर निकालने का काम किया। और आज जावरा की पवित्र भूमि पर, रतलाम की भूमि पर देश के अन्नदाता किसानों को मैं वादा करने आया हूं, एक बार यहां बीजेपी की सरकार बना दीजिए, केंद्र में फिर से मोदी जी को 19 में ला दीजिए। देश भर में से एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो जाहिर सी बात है कि इसे बीजेपी के सियासी बोल कहा जाए या सियासी चाल कहा जाए, इसी पर बात करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ रमन झा, जो कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन यानी तर्जुमान, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनके अलावा बीजेपी के स्पोक्स पर्सन तर्जुमान प्रमोद स्वामी भी हमारे साथ गुवाहाटी से जुड़े हुए हैं। आपका भी हम बहुत इस्तकबाल करते हैं प्रमोद स्वामी जी। और इनके अलावा इस पूरे इशू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इंजीनियर मोहम्मद सलीम साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं जमात इस्लामी हिंद के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंजीनियर रशीद साहब आपका भी, माफ कीजिएगा, इंजीनियर सलीम साहब आपका भी हम बहुत इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले प्रमोद स्वामी जी, आपसे ही हम शुरुआत करना चाहेंगे कि एनआरसी का जो इशू है वो सबके सामने है और मुल्क के लिए यह गंभीर मसला जरूर है। इससे किसी कोई इसकी मुखालफत नहीं कर सकता, जाहिर सी बात है, जितना गंभीर मसला है। लेकिन प्रमोद स्वामी जी, अब इलेक्शन के दौर में क्या बीजेपी इस इशू को भुनाने की कोशिश कर रही है, या इलेक्शन के जमाने में इस इशू पर बीजेपी इतना जोर क्यों दे रही है?
घुसपैठ की समस्या जो है वो राष्ट्रीय समस्या है। क्या आप और हम ये चाहेंगे कि हमारे मुल्क में कोई घुसपैठिया आकर करके हमारे संसाधनों पर वो अपना हक जमाए और यहाँ की नागरिकता लेकर करके वो हमारा भाग्य विधाता बन जाए? ये हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते, कोई भी मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो एनआरसी के नाम में, घुसपैठियों के नाम में जो सियासत कौन कर रहा है? 1985 में राजीव जी और असम आंदोलनकारियों के बीच में समझौता हुआ और उस समझौते में बात कही गई कि पहले डिटेक्ट किया जाएगा, शिनाख्त की जाएगी, फिर उनका नाम डिलीट किया जाएगा, यानी कि वोटर लिस्ट से उनका नाम काटा जाएगा। प्रमोद स्वामी जी, जिस डिटेल में आप जा रहे हैं वो सारी चीजें लोगों को पता है और एनआरसी की अहमियत भी हमें पता है। एनआरसी की अहमियत भी हमें पता है। प्रमोद जी, जवाब आपको ये देना है कि इलेक्शन के टाइम पर बीजेपी इस इशू को क्यों उछाल रही है? क्यों? अगर कोई ऐसा मुद्दा जो राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हो, हमारी अस्मिता से जुड़ा हो, कोई घुसपैठिया आके हमारा भाग्य विधाता बन जाए, तो ये हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? हम जनता के सामने जाके कह रहे हैं कि 1985 में समझौता होने के बाद में 31 बरस तक 2016 तक कांग्रेस की सरकार रही, 2014 तक नहीं। तो प्रमोद जी, सीधे आप ये कहिए ना कि भाई बीजेपी एनआरसी इशू को लेकर पॉलिटिक्स कर रही है। मोदी जी आए, आप प्रमोद जी सीधे कहिए कि बीजेपी इस इशू पर सियासत कर रही है। 2 ड्राफ्ट तो लोगों के सामने रख दिए। नहीं, सियासत की बात नहीं है, आप इसको सियासत कर रहे हैं। हम इसे राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा मानते हैं। हम जैसे कि आज देखिए, आज 7 रोहिंग्या को म्यांमार भेजा गया कानूनी प्रक्रिया को और सुप्रीम कोर्ट के न्याय देने के बाद में, लेकिन कुछ राजनीतिक दल जो है इस विषय में भी मौन है। अब रोहिंग्या जो है, इलीगल जो रोहिंग्या या बांग्लादेशी घुसपैठिए, वो आकर के यहाँ हमारे किंग मेकर बन चुके हैं। वो यहाँ आकर करके आज भारत की जो राजनीति है उसमें दखलंदाजी करने उन्होंने आरंभ कर दिया गया है। वो हमारे संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। तो ये बात अगर हम जनता के सामने जाकर के कहें कि भाई ये घुसपैठ की जो समस्या है ये गंभीर समस्या है और इस समस्या का समाधान करने के लिए हम संकल्पबद्ध है, तो इसमें सियासत की बात कहां से होगी? ठीक है। रमन झा जी, इलेक्शन के टाइम पर बीजेपी एनआरसी का इशू उठा रही है लेकिन वो सियासत नहीं कर रही है। कांग्रेस कैसे देखती है इसे? देखिए हम कांग्रेस पार्टी भी यही चाहती है कि भारत में कोई भी विदेशी या कोई भी घुसपैठिया न रहे, उन्हें बाहर निकाला जाए। लेकिन बीजेपी इस पे गंदी राजनीति कर रही है। अमित शाह सब जगह प्रचार कर रहे हैं कि असम में जो 40 लाख लोगों का नाम काटा गया है एनआरसी से, वो बांग्लादेशी हैं, विदेशी हैं। लेकिन ये गलत है, क्योंकि इसमें 75% लोग ऐसे हैं जो भारतवर्ष के दूसरे राज्यों से आए हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, राजस्थान, ऐसे राज्यों से आए लोगों के जो दस्तावेज है उसकी प्रमाणिकता किए बिना वो यह कर रहे हैं कि वे घुसपैठिए हैं, उनके नाम काट दिया गया है। जो वर्षों से, सैकड़ों साल से असम में रह रहे हैं, असम के भूमि के असम के विकास में, असम के डेवलपमेंट में उनका योगदान रहा है, फिर भी आज उन्हें यह कहा जा रहा है कि वे विदेशी हैं जो भारतीय हैं। मैं अमित शाह जी को या भारतीय जनता पार्टी को, हर किसी को चुनौती देकर कहता हूं कि अगर ये 40 लाख लोग घुसपैठिए हैं, जिसमें 75% लोग भारतीय हैं जिनका नाम काट दिया गया है, उसे किस देश में डिप्यूट करेंगे? बांग्लादेश की सरकार ने खुलेआम कहा है कि अमित शाह इसके लिए अधिकृत नहीं है और राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि किसी को भी डिप्यूट नहीं किया जाएगा। तो ये राजनीति क्यों? सही, क्यों भारतीयों को परेशान किया जा रहा है? इंजीनियर मोहम्मद सलीम साहब, क्योंकि इशू बहुत हसास है, आपसे समझना चाहेंगे कि भाई इतना हसास इशू है और अब बीजेपी इंतखाबी माहौल है और उस माहौल में इस तरह का इशू, एनआरसी का इशू उठा रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? सियासी जो बयानबाजी इस पर हो रही है। देखिए, बीजेपी की सरकार है केंद्र में और अब राज्य में भी, तो
ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को लग रहा है कि अब हाथ से सत्ता खिसक रही है। उनका 4-4.5 साल का जो काम है वो लोगों के सामने है, उनके पास बताने को कुछ नहीं है। किस मुंह से वो लोगों के सामने जाएं? लोगों के सामने किसी मुंह से जाने के पास उनके पास कुछ दिखाने को नहीं है। उनके पास एक चीज़ बची है कि कोई ना कोई ऐसा इशू लिया जाए जिससे लोगों को बांटा जाए, नफरत फैलाई जाए, एक माहौल पैदा किया जाए। और ये वो अब पूरे देश में घूमकर अमित शाह जी चीख चीख कर कह रहे हैं हम इतने लोगों को बाहर निकाल देंगे। अरे भैया, आपका काम नहीं है। आपने एनआरसी बना दिया है, लिस्ट आ गई है, अब उसने वक्त दिया है, ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, दोबारा उसको देखा जाएगा कितने लोग हैं, और जब वाकई फाइनल लिस्ट आएगी तब आप बात कीजिएगा। और अभी इस तरह से आप समाज को तोड़ने की, नफरत फैलाने की जो बातें कर रहे हैं, साफ लगता है बीजेपी को एनआरसी जैसे मुद्दे तभी याद आते हैं, घुसपैठिए जैसे असंवैधानिक जो शब्द हैं वो इसी तभी इस्तेमाल करते हैं जब इलेक्शन नज़दीक आते हैं। इससे पहले वो कहाँ चले जाते हैं? आपकी सरकार आए हुए 4.5 साल हो गए, आपने शुरू में इस तरह का मुद्दा उठाया नहीं। तो ये जो साफ नज़र आ रहा है कि इस वक्त बीजेपी को लग रहा है कि देश की जनता उनके खिलाफ हो चुकी है और आवाम जो है उनको सत्ता से उखाड़ना चाहती है, उनका नफरत का एजेंडा अब ज़्यादा चलने वाला नहीं है। तो अब वो आखिरी कोशिश कर रहे हैं कि समाज को कम से कम आसाम के मसले को और पूरे देश में इस तरह नफरत फैलाकर एक बात वो और बिल लाए थे कि साहब हम ऐसा बिल लाएंगे, नागरिकता वाला बिल, कि अगर कोई दूसरे मज़हब का, कोई हिंदू, सिख या दूसरे मज़हब का अगर भारत में आएगा उसको तो हम नागरिकता दे देंगे, और जो किसी दूसरे मज़हब का है, मुसलमान है, तो उसको हम नागरिकता नहीं देंगे। ये जो बांटने की राजनीति है, ये जो नफ़रत की राजनीति है, ये राजनीति देश के लिए बहुत ख़तरनाक है। मैं हमारे बीजेपी के जो साथी हैं उनको बताना चाहता हूं कि अगर आप इस नफरत के रास्ते पे आगे बढ़ेंगे तो आप देखिए गुजरात में भी क्या हो रहा है। यूपी और बिहार से आने वाले लोगों को बाहर का लोग कह के मार रहे हैं, पीट रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। आप क्या करेंगे? कल महाराष्ट्र के लोग, महाराष्ट्र में दूसरे राज्यों के लोग हैं, उनको आप बाहर निकाल रहे हैं। अगर ये सिलसिला चल पड़ा तो आप अपने जिले में नहीं रह सकेंगे। ठीक है प्रमोद स्वामी, बीजेपी जिस डेवलपमेंट की बात करती थी कि भाई डेवलपमेंट के इश्यू पर इलेक्शन लड़ेगी बीजेपी, आखिर उसे एनआरसी का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? देखिए, हम तो डेवलपमेंट के मुद्दे पे ही राजनीति करते हैं और डेवलपमेंट के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ेंगे। और इसका सबूत ये है कि आज भारत वर्ष की जो जीडीपी है 8.2% जीडीपी आज हमने छू ली है। और अभी जो जनाब बैठे हुए थे वो कह रहे थे कि कुछ काम नहीं किया प्रमोद स्वामी जी, लेकिन प्रमोद स्वामी जी जिस जीडीपी की आप बात कर रहे हैं, प्रमोद स्वामी जी जिस जीडीपी की आप बात कर रहे हैं, अमित शाह जी अपनी तकरीरों में उस जीडीपी की बात नहीं कर रहे हैं। हर प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, एक एक करके दे रहा हूं, एक नहीं, आप इशू से असल में बाहर निकल जा रहे हैं। आप जिस जीडीपी की बात कर रहे हैं, अमित शाह अपनी तकरीरों में उस जीडीपी की बात नहीं करते हैं। अरे मेरी बात तो मेरे को बात तो बोलने दीजिए आप। बोलिए। इन्होंने कहा कि नफरत फैलाने की राजनीति कर रहे हैं। हम कौन सी नफरत फैलाने की राजनीति कर रहे हैं? 1955 में जो सिटीजनशिप एक्ट बना था वो क्या बीजेपी ने बनाया था? वो तो नेहरू जी ने बनाया था। आप उसको पढ़िए, उसमें क्या लिखा है? उसमें यह लिखा गया है कि भारत का जो विभाजन हुआ था वो धर्म के आधार पर हुआ था, सबको पता है। और उस विभाजन के बाद में जो आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जिन आपको जो रिलीजियस माइनॉरिटी है उनके ऊपर पर अगर कोई अत्याचार होता है और वो भारतवर्ष में आते हैं तो 11 वर्ष के बाद में उनको नागरिकता दी जाएगी। तो ये बात तो 1955 के सिटीजनशिप एक्ट में कही गई है। हम एक अमेंडमेंट लेकर आए हैं कि उसको 11 बरस की जगह हमने 6 बरस कर दिया। तो इसमें हमने कौन सा गुनाह कर दिया? नहीं, और वहां प्रमोद स्वामी जी आपकी सारी बातें सही हैं, आपकी सारी बातें सही हैं। बिल्कुल प्रमोद स्वामी जी, क्रिश्चियन भी है, जी सलीम साहब भी है, सिख भी है, सलीम साहब बोलिए, जैन भी है। तो आप नफरत की बात कहां से उठ गई यहाँ पर? तो आप पहले आप अपना होमवर्क करिए जनाब। बीजेपी के जो प्रवक्ता महोदय हैं, आप पहले 1955 सुनिए पढ़िए, प्रमोद जी सुन लीजिए। उसके बाद में अगर आप डिबेट करते तो वो ज्यादा डिबेट सार्थक होती मेरे ख्याल से। सुन लीजिए प्रमोद जी, अब सुन लीजिए। हाँ,
बोलिए प्रमोद जी जरा इनको हमारे कहिए कि बीजेपी के हमारे जो साथी हैं वो जरा सुनने की भी आदत डाला करें। और आप देखिए कि इस वक्त ये जो जितना झूठ बोला जा रहा है देश के विकास के बारे में, जीडीपी के बारे में, और हाँ मैं दे रहा हूं जवाब। दूसरा ये कि आप सिखों को बुलाना चाहते हैं, आप बुद्धों को बुलाना चाहते हैं, नहीं आपने सिटीजनशिप एक्ट पढ़ा ही नहीं। तो आप ये बताइए, सुनिए तो आप पहले अपना होमवर्क करिए जनाब, आप झूठ बोल रहे हैं चैनल पे आकर। सुनना भी सीखिए, बोलिए, सुनना आप बोलिए, आप सुनना सीखिए, आप टॉलरेंस सीखिए, आप डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं, दूसरों की बात भी सुना कीजिए। अरे मैं बोल रहा हूँ, क्या 1955 मुसलमान जो बाहर से अगर आकर ये बात लिखी गई है कि नहीं लिखी गई है? आप सुनिए तो, सुनने की आदत तो डालिए। असम अकॉर्ड के बारे में आप क्या कहेंगे? आदत डालिए, असम अकॉर्ड के बारे में आपका क्या कहना है? बोलिए, आप ये कहिए, आप ये बताइए, अरे आप ये बताइए कि अगर तो आसाम के कोर्ट के बारे में हमारा क्या कहना है? और दूसरे मजहब के लोग आएंगे, सिटीजनशिप एक्ट किसने बनाया था? प्रमोद जी सुन लीजिए, प्रमोद जी सुन लीजिए, प्रमोद जी सुन लीजिए, प्रमोद जी बाहर से आने वाले मुसलमानों को देंगे आप नागरिकता? ये धर्म के आधार पर नफरत नहीं है तो क्या है? ये धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं है तो क्या है? ये बाहर से अगर मुसलमान आएगा तो उसको नागरिकता नहीं देंगे। भारत का विभाजन क्या धर्म के आधार पर नहीं हुआ था? आपने धर्म के आधार पर पाकिस्तान ले लिया? नहीं, धर्म के आधार पर पाकिस्तान नहीं लिया। नहीं हुआ। आपने भारत का डिवीजन धर्म के आधार पर नहीं हुआ। भारत एक सेक्युलर देश है। अब वहाँ अगर किसी हिंदू पे, जैन पे, पारसी पे अगर अत्याचार होता है, वो भारत वर्ष में आना चाहता है, तो क्या हम उसको आने नहीं देंगे? यही नफरत है, नेहरू पढ़िए पहले, इस बात का उल्लेख नेहरू लियाकत टीटी में भी किया गया है। आज भारत में क्या नफरत है? नेहरू लियाकत टीटी क्या बीजेपी ने की थी? बराबर की नागरिकता है, बराबर की नागरिकता है सबके लिए। आप क्या नफरत की बात कर रहे हैं? नहीं, देखिए, अगर आप एनआरसी की बात कर रहे हैं तो असम अकॉर्ड को ही मुद्दा बनाइए। नहीं है, एनआरसी की बात हो रही है। ठीक है, रमन झा जी जी बोलिए। इलेक्शन के वक्त क्यों आता है आपको? नहीं, आप एनआरसी की मुद्दा कर रहे हैं तो असम अकॉर्ड के बारे में बात कीजिए। आप धैर्य कीजिए। ठीक है रमन झा जी, अब आप बोलिए। रमन झा जी परेशान हो रहे हैं, आप फाइनल रिपोर्ट तो आने दीजिए। सुनिए, फाइनल रिपोर्ट तो आने दीजिए आप। असम अकॉर्ड जी त्रिपक्षीय एग्रीमेंट हुआ था। प्रमोद जी सुन लीजिए, प्रमोद जी सुन लीजिए। देखिए रमन झा को सवाल कर रहे हैं। अगर कोई प्रकृत भारतीय नागरिक है तो उसका नाम जरूर शामिल किया जाएगा उसमें। तो इसमें मिर्ची तो घुसपैठियों को लगनी चाहिए। असम के मामले में असम, इसका मतलब आप घुसपैठियों के समर्थक हैं। असम के मामले में असम ने नागरिकता के मुद्दे पर एक लंबा आंदोलन लड़ा, सैकड़ों लोग यहां शहीद हुए, और फिर जाके एक त्रिपक्षीय एग्रीमेंट हुआ जिसमें भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी उस समय असम आंदोलन और आंसू के पृष्ठभूमि से आए असम गण परिषद के मुख्यमंत्री प्रफुल्ल कुमार महतो थे, और आंसू तीनों प्रफुल्ल महतो के बीच, आंसू के बीच और राज्य सरकार हितेश्वर शेखर उस समय मुख्यमंत्री थे के बीच एक समझौता हुआ था कि 24 मार्च 1971 से पहले जो भी लोग बांग्लादेश से असम में आए हैं उन्हें असम की नागरिकता दी जाएगी। और असम के लोगों ने उसका स्वागत किया, लेकिन 24 मार्च 1971 के बाद, 25 मार्च 1971 के बाद जो भी लोग आए हैं उन्हें असम की नागरिकता न दिया जाए। ये असम के लोगों की भावना है और उन्होंने आंदोलन भी किया था, और इसी आधार पर एनआरसी भी हुआ। लेकिन अभी जो एनआरसी है इसमें साक्षात हम ये देख सकते हैं कि इसमें पक्षपात है। एनआरसी की संख्या को कैसे बढ़ाया जाए, कौन विदेशी है, इसके डिटेक्ट करने के बजाय दूसरे लोगों को, भारतीय लोगों को नाम काटकर इसकी संख्या बढ़ा दी गई 40 लाख, और इस पे भाजपा राजनीति कर रही है। और इनके जो राज्य के जो अध्यक्ष हैं रंजीत दास, भाजपा के राज्य के जो अध्यक्ष है रंजीत दास, वह कह रहे हैं कि वो एनआरसी कोऑर्डिनेटर प्रतीक हजेला पर केस करेंगे, क्योंकि प्रतीक हजेला ने गलत डाटा, कोर्ट को गलत डाटा दिया है या सही ढंग से एनआरसी नहीं हुआ है। तो बीजेपी के भीतर अपने प्रमोद स्वामी जल्दी से जवाब दे दीजिए। राष्ट्रीय प्रमोद स्वामी जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद इंजीनियर सलीम साहब के पास हम जाएंगे जी। देखिए, तो ये राजनीति न करें, देखिए भाजपा इस पर राजनीति न करे। सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि इसमें क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन का मौका सबको मिलेगा। जो प्रकृत भारतीय नागरिक है उनके नाम इसमें आ जाएंगे। हाँ, फिर आप क्यों बोलते हैं 40 लाख बांग्लादेशी हैं? आप 40 लाख बांग्लादेशी क्यों बोलते हैं? आप फिर भाई अमित शाह प्रचार करते फिर रहे हैं 40 लाख बांग्लादेशी हैं।
अरे 40 लाख आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी हर जगह प्रचार कर रहे हैं। आपके अध्यक्ष बोल रहे हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बोल रहे हैं 40 लाख है। अब क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन का मौका मिलेगा। क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन के बाद में फाइनल लिस्ट जब आएगी तब इसके ऊपर में फिर प्रचार क्यों कर रहे हैं? तो फिर भारतवर्ष के जनता के साथ झूठ क्यों बोल रहे हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कि 40 लाख विदेश है? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं कि 40 लाख विदेशी है, क्योंकि आपकी पार्टी जो घुसपैठियों की दलाली करने लग गई है, इसलिए हमको बोलना पड़ रहा है। आपने दलाली तो आप कर रहे हैं भाई साहब, आपकी राजनीति बंद हो जाएगी। 2016 तक घुसपैठियों की राजनीति करके दलाली कर नहीं, मैं बताऊं राजनीति तो आपकी बंद हो गई। अब 44 सीट पे आप आ गए, राजनीति तो आपकी बंद हो गई। 44 आपकी पार्टी की 2 सीट थी। अब आप क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? चिंता मत कीजिए, जनता वही अगले मारेगी। अगर इसी तरह की राजनीति करते रहे तो आज तो दोनों जगह सत्ता में है, केंद्र में भी है, राज्य में भी है। इंतजार कीजिए, वही हम पूछ रहे हैं। केंद्र में राज्य में दोनों जगह आपकी सरकार है। 2004 से 2014 तक कांग्रेस पार्टी ने 82,000 विदेशियों को डिप्यूट किया बांग्लादेश, लेकिन पिछले 4 साल में आपने कितने विदेशियों को डिप्यूट किया है? मात्र अरे आपने तो 1600 साल में 400 तक आप नहीं बना पाए। हमने किया 8,000। हमें कहते हैं बरपेटा में पायलट प्रोजेक्ट आपने आंसू के डर से बंद कर दिया। आंसू को खुश करने के लिए आपने बरपेटा में पायलट प्रोजेक्ट बंद कर दिया। आप क्या बात कर रहे हैं स्वामी जी? बरपेटा में कितने प्रतिशत लोगों के नाम काटे गए हैं और गुवाहाटी में कितने प्रतिशत लोगों के नाम काटे गए हैं? की जो राजनीति है उसको देश की जनता जानती है। बांग्लादेश के नाम पर राजनीति करके आप सत्ता में मिल गए आप लोग। अब बिल्कुल देखिए स्वामी जी और रमन झा जी, स्वामी जी और रमन झा जी, आपकी बात पूरी हो गई, दोनों बात पूरी हो गई। स्वामी जी खामोश हो जाइए भाई, ऑडियो डाउन कर दीजिए अगर ये लोग बोले। सलीम साहब, इंजीनियर सलीम साहब, अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि भाई एनआरसी का जो इशू था ये आसाम से उठा था, उसकी जो आंच है वो मगरबी बंगाल में भी गई, और अब तो खट्टर ने भी कह दिया कि भाई वो एनआरसी कराएंगे अपने यहां, और इसके अलावा कर्नाटक में भी सुगबुगाहट है, मध्य प्रदेश में भी, पूरे मुल्क में एक तरह से एक माहौल बनता जा रहा है। इसे कैसे देखा जाए, और क्या वाकई में वोटों को पोलराइज करने के लिए यह इशू उठाया जा रहा है? हेलो जी सलीम साहब जवाब दीजिए। हेलो जी। हाँ देखिए, पहली बात तो ये है कि एनआरसी का जो इशू है वो बीजेपी ने शुरू नहीं किया है, ये तो बहुत पहले शुरू हुआ है, और ये तो हमारी भी डिमांड थी कि एक बार तय हो जाना चाहिए कि सही माने में अगर वाकई हमारे देश में कोई लोग गैर कानूनी तौर पर विदेशी आ गए हैं तो उनको जो तरीका है कानून के मुताबिक उससे उनको बाहर भेजा जा सकता है। एक तरीका है, एक लॉज बने हुए हैं। अब इसमें बीजेपी बीच में इसको, अब 40 लाख लोगों के बारे में जो अभी फर्स्ट लिस्ट आई है, तो मैं हमारे बीजेपी के जो साथी उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या इन 40 लाख लोगों में एक भी भारतीय नहीं होगा? अभी तो लिस्ट आएगी ना, अपडेट होगी, तो आप पूरे 40 लाख लोगों का अपमान कर रहे हैं, पूरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। 40 लाख लोगों में अभी बड़ी संख्या वो है जो इस देश की वासी है, और आप अपने आप को देशभक्त और देश प्रेमी कहते हैं, और आप उन देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। आप धैर्य रखिए, इलेक्शन हो जाने दीजिए। आपके मसला जो है इलेक्शन जीतने का है, आपका मसला देशी विदेशी का मसला नहीं है। आपका मसला सिर्फ इलेक्शन जीतने का मसला है, और वो नफरत फैलाकर ही जीता जा सकता है। और आप जानते हैं कि एनआरसी तो कोई अच्छी चीज है, सब जगह आप कराइए, लेकिन आप इसमें जो विदेशी है, अगर वो तय हो जाए तो विदेशी के साथ क्या होना चाहिए वो कानून बना हुआ है। इसमें बीजेपी क्यों इसमें उछल कूद कर रही है? बीजेपी क्यों इस मसले को इतना वो कर रही है? ये तो एक कानून की बात है, लेकिन हमारे जो बीजेपी के साथी हैं उनको ये लग रहा है कि जमीन खिसक रही है, नफरत के सिवा और झूठ के सिवा अब कोई रास्ता नहीं बचा है भारत की जनता को। लेकिन अब भारत की जनता जान गई है, झूठ को जान गई है, झूठ बोलने वालों को जान गई है, नफरत फैलाने वालों को जान गई है, और ये जो डेवलपमेंट का और सबके साथ सबके विकास का नारा दिया था उसको भी जान गई है। तो अब इनके पास सिवाय मुसलमानों का दामन पकड़ने के और कुछ नहीं बचा है। मुसलमानों का सहारा लेकर ये सत्ता में आना चाहते हैं। मुसलमान यहाँ नहीं होते 20 करोड़, तो ये किसके खिलाफ नफरत फैलाते?
तो आप जो है सही माने में देशभक्ति का सबूत दीजिए, और यहाँ वाकई जो कानून के मुताबिक कानून बना हुआ है ना, आप जांच प्रमोद स्वामी 30 सेकंड में इस पर जवाब दीजिए। जितने भी हैं आप उनके बारे में कानून। हाँ जी, देखिए हमारा कोई नफरत का एजेंडा नहीं है। हमारा यही एक ही एजेंडा है कि भारत को पुनः एक बार विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना, और सबका साथ सबका विकास। नरेंद्र मोदी जी उसके लिए काम कर रहे हैं। हमारा कोई नफरत का एजेंडा नहीं है। हमारा एक ही एजेंडा है कि भारत प्रगति करे और विश्व में भारत का जो स्थान हो अग्रणी स्थान हो। अब रही बात एक जो एनआरसी या विदेशी घुसपैठियों की बात है, तो इस बात में जैसे इसके पहले जो जनाब बोल रहे थे, मैं उनकी बात से इस बात से मैं सहमत हूं कि अभी एनआरसी का फाइनल ड्राफ्ट नहीं आया है। अभी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन के लिए आपके पास मौका है। तो हम भी चाहते हैं कि जिन प्रकृत भारतीय नागरिकों के नाम छूट गए हैं और उस पर अब सियासत नहीं होनी चाहिए, और उनके नाम प्रमोद जी ये भी जोड़ दीजिए कि सियासत नहीं होनी चाहिए। अभी फाइनल ड्राफ्ट नहीं आया है ना, अभी फाइनल ड्राफ्ट आना बाकी है, इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। कब सियासत की बात बोलते हैं? नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है, और राष्ट्रहितों के लिए हम लोगों को एक विदेशी मुक्त भारत की आवश्यकता है, विदेशी मुक्त आसाम की आवश्यकता है, और उसके लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है और हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि एनआरसी का जो मामला है एक हसास मामला है और मुल्क की सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है। जाहिर सी बात है कि इस तरह के इशू को उठाना चाहिए, लेकिन इस इशू पर सियासत होना यह तशवीशनाक भी है और अफसोसनाक भी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रमोद स्वामी जी, आपका भी, रमन झा आपका भी, और इंजीनियर मोहम्मद सलीम साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 उर्दू के साथ जुड़ने के लिए। आदाब।